जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के टॉप 60 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल के एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बच्चों आइए हम लोग बिना देर करते हुए सबसे पहले प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो खंडीय में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यू प्रश्न है, उन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को ही देखेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, जो देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक जो है वो बहुकल्पी प्रश्न है। हमने कई प्रीवियस ईयर प्रश्नों को संग्रहित किया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न सबसे पहला पूछ रहा है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। तो कौन हो सकता है बच्चों? राष्ट्रवाद। ठीक है, तो राष्ट्रवाद ही वो ताकत है जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार इसको रिपीट किया गया है। ठीक है, तो किसका कथन था? तो मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी जो यूरोप के देश है उनको क्या होता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए बच्चों, जर्मनी की जो एकीकरण का श्रेय सबसे ज़्यादा है वो बिस्मार्क को दिया जाता है। ठीक है, बिस्मार्क किस में है? तो बच्चों देखिए यहाँ ओटो वन बिस्मार्क का ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाए? यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था बच्चों 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, और सेकेंड विश्व युद्ध जो था 1939 में शुरू होकर के 1945 तक चला। ठीक है, याद रखोगे ये सब दोनों। तो इस युद्ध में जो काफ़ी क्षति हुई थी, तो उन क्षति को भरपाई के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाया था? करों में वृद्धि, आयकर शुरू कर दिया था, बिल्कुल सही। सीमा शुल्क भी बढ़ाया था, बिल्कुल सही। मतलब ये भी सही है, मतलब यहाँ चौथा हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों 5वां प्रश्न कह रहा है अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? देखिए, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग था, ठीक है, वहाँ लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? तो बैसाखी के मेला में भाग लेने के लिए, ये भी सही है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कहाँ पे है? ये अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, वहाँ पे लोग बैसाखी के दिन मेला में शिरकत करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। दूसरी बात क्या था? रोलेक्ट एक्ट जो कि 1919 में कानून पारित हुआ था, जिसको काला कानून भी कहा गया। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर अरेस्ट कर लिया जाता था और उस पर ना ही किसी प्रकार का दलील और अपील किया जा सकता था। तो उसी के विरोध में क्या था कि वहाँ पे एक सभाएँ हो रही थी। ठीक है, उनकी सूचना जो था एक भारतीय ने जो था वो जनरल डायर को दे दिया, और जनरल डायर जो था यहाँ पे एक लागू एक नियम था, तो जनरल डायर ने क्या किया था बच्चों कि शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ठीक है, जो अब ये जो गांव में जहाँ पे ये सभाएं हो रही थी वो शहर से थोड़ा दूर होने के कारण इनकी सूचना ग्रामीणों को नहीं थी। जिन नियम का फ़ायदा उठाते हुए, जिन लोग का फ़ायदा उठाते हुए जो था जनरल डायर वो वहाँ पे पहुँचे और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? तो बच्चों कहोगे कि बैसाखी में मेला भाग लेने के लिए और रोलेक्ट एक्ट के विरोध करने के लिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बच्चों याद रखोगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने। ठीक है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? देखिए, आर्थिक महामंदी, ठीक है, की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 इसमें हुआ था बच्चों। कहाँ पे हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है प्रिय कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया? देखिए, जब विश्व युद्ध हो रहा था बच्चों, तो पूरी जो विश्व है वो 2 गुटों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन सी शक्तियाँ थी? तो जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहीं सही हो जाएगा। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? देखिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक जो चित्र है बच्चों, इसमें किसका महिमा मंडन, किसको दिखाया गया है?
तो औद्योगिकरण को दिखाया गया। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, यानी कि जो मुद्रा आज हम लोग देख रहे हैं भारत की मुद्रा रुपया है, उस सर्वप्रथम कहाँ पे प्रकाशित हुई थी, कहाँ पे शुरुआत हुई थी, तो चीन में हुआ था। ठीक है, विभिन्न देशों की अलग अलग मुद्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो कहोगे सर जयदेव ने किया है। तो याद रखोगे बच्चों जयदेव। लौह यस्क किस प्रकार का संसाधन है? देखिए जो लौह यस्क है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का हो सकता है? नवीकरणीय तो होगा नहीं, प्रवाहजैव नहीं होगा तो अनवीकरणीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हुआ है? आज जिस प्रकार से संसाधनों का दोहन हो रहा है बच्चों, इसे किस प्रकार की वैश्विक संकट उत्पन्न हो गई? भूमंडलीय तापमान, बिल्कुल देख रहे हैं दिन ब दिन किसी तापमान बढ़ रहा है। ओजोन परत की क्षति, ये भी तो हो ही रहा है ना, CFC के कारण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, ये तो आम बात है। इनमें से सभी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? तो बच्चों सबसे अधिक जो अस्थायी वन क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश एक ही राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है बच्चों, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वनों को क्या कहा जाता है? यानी वन और वन्य में रहने वाले जो जीव संसाधन है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वनों में कौन सा है? तो आरक्षित वन है, जहाँ पे मनुष्यों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वहाँ पे वनों से, इस प्रकार के वनों से किसी प्रकार के लकड़ियाँ तो किसी प्रकार के उत्पाद को आप नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जल किस प्रकार का संसाधन है? बच्चों देखिए जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, आप तो अगर आपसे चक्रीय संसाधन दे तो चक्रीय में मारोगे। ठीक है, तो जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। अधिकांश जल की कमी किन कारणों से होती है? देखिए जल की जो कमी होती है वो किन कारणों से होती है? अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, असमान वितरण, इनमें से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो बच्चों इनमें से कौन है जो फलीदार फसल है? दालें, चना, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बचता है, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? तो जो आधारभूत खनिज का रीढ़ कह सकते हैं आप लोग, तो आधारभूत खनिज जिसको कह सकते हैं ये लौह यस्क होता है बच्चों। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 है। ठीक है, याद रखिएगा NH7 ना कि NH33। निम्न से किसे प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक आवश्यक और महत्वपूर्ण आधार माना जाता है? तो किसे माना जाता है बच्चों? सत्ता में भागीदारी। ठीक है, सत्ता में भागीदारी। किस प्रकार के शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है? तो शासन के किस विचार क्या है, किस प्रकार के शासन में? तो बच्चों एक ही शासन है, लोकतांत्रिक। राजतंत्र में तो संभव नहीं है, तानाशाही में तो संभव नहीं है। तो लोकतांत्रिक एक ऐसा शासन है जहाँ पे जनता द्वारा जनता के लिए, ठीक है, शासन होता है, यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करता है, जहाँ कि सभी नागरिकों को अपना विचार और उनका एक अलग प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश कौन रखता है? देखिए जो कार्यपालिका होती है और विधायिका पर अंकुश कौन रख सकता है? तो कौन रखता है? न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका का काम क्या है बच्चों? तो विधायिका का काम है निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है इसे लागू कराना, और न्यायपालिका का काम है इसका संरक्षण करना। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड पढ़ दिया शिक्षा, अगर बाकी याद नहीं आ रहा है तो शिक्षा। देखिए शिक्षा किस में है? तो शिक्षा बच्चों समवर्ती सूची में है। ठीक है, तो याद रखोगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होती है। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट पर अगर दोनों सरकारें कानून बनाती है तो केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून सर्वमान्य होती है। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य निम्न से क्या प्राप्त करना होता है? देखिए नारीवादी जो आंदोलन होता है बच्चों, इसका जो प्राप्त करने का लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है? समानता, यानी कि पुरुषों के समान उसे भी अधिकार मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? देखिए भारत में जो राजनीतिक दल हैं, कौन क्षेत्रीय दल है, ठीक है, कौन राष्ट्रीय दल है, उनका मान्यता कौन देता है बच्चों? तो कौन दे सकता है? चुनाव आयोग दे सकता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग का वर्णन कहाँ पे? तो संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है, ये भी याद रखोगे।
औसत आय को क्या कहा जाता है? तो औसत आय जो होता है बच्चों वो प्रति व्यक्ति आय कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक और निजी, ये कट गया क्वेश्चन बच्चों, नहीं दिख रहा है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां क्या हो, बाजार नज़दीक हो, बिल्कुल, जहां कम लागत पर अच्छे श्रमिक उपलब्ध हो, ये भी सही है, मतलब दो सही है, मतलब यहाँ पे चौथा भी हो जाएगा, उपलब्ध सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास में कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है 1995 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे क्या कहा जाता है? ISO कहा जाता है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कह रहे किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहा जाता है? देखिए किसी राष्ट्र की जो सामूहिक पहचान होता है उसको हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा यहाँ पे। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसे फ्रांस के सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो उसने क्या किया था बच्चों? जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार की मिल रहा था उसको समाप्त किया, बिल्कुल। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा दिया, ये भी सही, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? तो 1861 में जो एकीकृत इटली हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, उसमें यहाँ का राजा किसे घोषित कर दिया गया? तो विक्टर एम्यून द्वितीय को किया था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है बच्चों, किनका विश्वास था कि यह हिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है? तो एकता की जब भी बात आएगी और अहिंसा की बात आएगी तो महात्मा गांधी सबसे मैंने कह सकते कि सबसे आगे होगा, तो महात्मा गांधी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही अहिंसा के कारण, ठीक है, जो महात्मा गांधी था, जो असहयोग आंदोलन काफ़ी तीव्र चल रहा था, उनको हिंसात्मक घटना होते देख उसने तुरंत इसको वापस लेने का फैसला किया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? देखिए हमने जस्ट बात किया और यहाँ पे प्रश्न है आपके पास में कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना की हुई थी? तो चोरा चोरी जो कांड था, ठीक है, एक पुलिस स्टेशन का नाम है चोरी चोरा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि हिंसात्मक घटना घटा था, एक जुलूस वहाँ पे निकल रही थी जहाँ पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और उससे गुस्साई भीड़ जो था पुलिस को अंदर थाने में बंद करके उस पर आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो था वो मर गए थे। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण कौन सी फसल खराब हो गई जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आलू। आर्थिक महामंदी कब हुई थी बच्चों? तो 1929 में। स्पिनिंग जेनी मशीन को किस उद्योग में पेश किया गया था? देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन जो था उसको ऊनी उद्योग में पेश किया गया था, जहाँ ठीक है इस मशीन का महिलाओं ने जोरदार विरोध भी किया था। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? कि बृहद जो उत्पादन व्यवस्था किस देश में की गई थी? तो अमेरिका में। 1848 में छापाखाना, जिसे हम लोग प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया है? गुटेनबर्ग ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार कौन कौन से? तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन है? तो जैव और अजैव, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। मृदा बनने की प्रक्रिया में निम्न से मुख्य कारक के रूप में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए मृदा बनने में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो उच्चवास ये भी है, जनकशैल ये भी है, तो जलवायु, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्राय किस मृदा से बना हुआ है? देखिए जो भारत का संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है बच्चों, ये जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, काली मृदा को एन किस नाम से जानता है? तो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा जो होता है बच्चों, ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। बिल्कुल, पारिस्थितिकी विविधता जो है वो बनी रहती है। जीवन शायद संसाधन, जलवायु, मृदा बनी रहती है। बिल्कुल, ये और भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी सही होगा। पेरियार बाग दिया हुआ है। पेरियार बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार जो है बच्चों, ये केरल में स्थित है, पेरियार नदी। ठीक है, तो पेरियार बाग रिजर्व कहाँ पे होगा? तो ये भी केरल में ही होगा। निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? ठीक है,
तो निकोबारी कबूतर जो है किस जाति की श्रेणी में आता है? तो स्थानिक जातियों के अंतर्गत में ये आता है। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के हैं बच्चों? ये रोपण फसलें हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? ठीक है, तो किसमें किया जाएगा? तो यूरेनियम और थोरियम भारी परमाणु नाभिक वाले परमाणु का। ठीक है, निम्न से कौन सा साधन परिवहन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो सड़क परिवहन जो होता है सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये सबसे सस्ता होता है। लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म कर सकता है? तो क्या है बच्चों? स्वतंत्रता, समानता, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बेल्जियम कहाँ का एक छोटा सा देश है? देखिए, बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्राथमिक महत्व के विषय की सूची में, जैसे पुलिस हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई, ये आपका राय सूची के अंतर्गत आने वाले विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखोगे राय सूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में अवशिष्ट बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? देखिए, भारत में जो शक्तियों का बंटवारा है बच्चों 3 सूची में किया गया है, संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद जो भी बच जाते हैं वे सारी अपशिष्ट शक्तियाँ होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र के पास में निहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है केंद्र सरकार के पास में शक्तियाँ निहित हैं। निम्न से कौन सभी नागरिकों और समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है? कौन देता है? हमारा संविधान देता है। ठीक है, भारतीय संविधान। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कहोगे सर 22 भाग हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की दलीय है? तो बहुदलीय है बच्चों। ठीक है, याद रखोगे बहुदलीय है। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत जो है किस वर्ग के देशों में आता है? निम्न, मध्यम वर्ग, गरीब, विकसित, कम जनसंख्या। कम जनसंख्या तो हो सकता नहीं सकता है, क्योंकि अभी अगर 2011 की जनगणना को माने तो भारत द्वितीय स्थान पर, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत पहले स्थान पर जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ हो जाएगा निम्न, मध्यम या है। वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो 2005 में कौन था? तो मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, बैंक अपने पास जमा राशि के एक बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? तो लोगों को ऋण देने के लिए करता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? इसको निवेश कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अब सबको पता है कि राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया? तो किसने किया था बच्चों? फ्रांस की क्रांति ने। ठीक है, नेक्स्ट, 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो कहाँ के थे? प्रसा के चांसलर थे। चोरी चोरा हिंसात्मक घटना कब घटी थी बच्चों? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को याद रखोगे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी जी ने कहाँ सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी? तो गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, याद रखोगे। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? तो किसकी की गई थी बच्चों? उत्पादन में तो हुआ था, रोजगार भी हुआ था, आय और व्यापार वाणिज्य। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाए यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध एक खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन से थे? ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे बच्चों? तो कहोगे सर ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस था, अमेरिका था। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुमास्ता का क्या कार्य था? जो गुमास्ता होता था उनका कार्य क्या होता था? तो उनका कार्य था बच्चों बुनकरों का परीक्षण करना, आपूर्ति लेना और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाया गया था? ये जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था। याद रखोगे ऑप्शन नंबर 3। मार्टिन लूथर कौन था? तो बच्चों जो मार्टिन लूथर था एक धर्म सुधारक था। ठीक है, याद रखोगे एक धर्म सुधारक था। निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है?
तो मनुष्य, जैव, सूर्य ताप, लोयस्क। तो मनुष्य तो ही जैव संसाधन है, ठीक है। ऐसा आर्थिक विकास क्या कहलाता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, तो उसको हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। भारत के 2 ऐसे राज्य कौन है जहां 80% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है। यानी भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर 80% भाग पर कृषि का कार्य अभी भी किया जा रहा है, तो पंजाब और हरियाणा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व निम्न से किस प्रकार के खनिज के खनन के लिए कारण गंभीर खतरे में है, ठीक है। किसके कारण है, तो डोलोमाइट के कारण। अधिकांशतः जल की कमी किन कारणों से होती है, अतिशोधन, अत्यधिक प्रयोग, असमान वितरण, इनमें सभी, 3 में से सभी हो सकता है। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है, तो कौन सी है बच्चों, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। भारत किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है, तो दलहन का, याद रखोगे दलहन। झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है, देखिए झारखंड में जो झूम खेती होती है उसको क्या कहा जाता है, तो कहोगे बच्चों उसको कुरवा कहा जाता है, ठीक है। निम्न से किस खनिज का इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखोगे मैग्नीज। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो कहाँ पे पड़ती है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, बिल्कुल। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, बिल्कुल, यहाँ भी तो सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है बच्चों, तो आध्यात्मक है, ठीक है। संघीय व्यवस्था की निम्न से कौन सी एक विशेषता नहीं है, यानी जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें कौन सी जो विशेषता है जो यहाँ पे नहीं है दी हुई, तो यह सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। यह सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में वर्णित होते हैं, बिल्कुल। यहाँ सरकारों के बीच विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है, ये भी सही है। यहाँ सरकार एक स्तर वाली होती है, बिल्कुल नहीं। यानी जो संघीय व्यवस्था होता है यहाँ सरकार एक स्तर की नहीं होती, कई स्तरों की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे से हो जाएगा। तो बच्चों ये था सारे MCQ प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।